नमस्कार दोस्तों ये अधिगम का हमारा भाग नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने भाग 2 देख लिए हैं दोस्तों, जिसके अंदर अधिगम से संबंधित जो जानकारी थी वो ले ली है और अधिगम के सिद्धांत भी बहुत सारे हमने देख लिए हैं दोस्तों आज हम देखेंगे जो आगे के सिद्धांत है उनके बारे में, और बहुत ही अच्छी तरह और शॉर्ट के अंदर आप अपने नोट्स भी साथ में तैयार करते जाइए। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों साइकोलॉजी को इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों आज के इस सिद्धांत की ओर। सबसे पहले आज हम देखेंगे दोस्तों भाग 3 के अंदर पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों ऐसा सिद्धांत है जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बहुत बार है पूछा भी जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है। कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आज का जो हमारा सिद्धांत है वो है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है आईपी पावलोव है। ये शरीर शास्त्री थे दोस्तों इस कारण इसको शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो उपनाम होते हैं उनसे तो सीधा क्वेश्चन बन नहीं सकता। उपनाम तो आपको क्या करने हैं, याद करने ही है, और जो भी इसके उपनाम बनते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको भी बता दूंगा दोस्तों। जो पावलोव है दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1904 में। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों इस सिद्धांत के कारण 1904 में। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, कुत्ते के ऊपर किया था दोस्तों यहाँ पर ये 4 चीजें लिखी हुई है, आपको इनको याद जरूर रखना है। अगर यहाँ पर याद रख सकते हो तो रख लो, वरना आप हम प्रयोग में देखेंगे तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यहां से दे देंगे आपको स्वाभाविक उद्दीपक, जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं, या स्वाभाविक अनुक्रिया को क्या कहते हैं, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया को क्या कहते हैं, घंटी की आवाज को हम क्या कहेंगे मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम देखेंगे दोस्तों प्रयोग के अंदर। तो पहली बात दोस्तों इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर दोस्तों। कुत्ते को क्या किया था दोस्तों, कुत्ते को इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और कुत्ते को भूखा रखा गया था दोस्तों। और भूखा रख के उसको कमरे में बंद कर दिया, और बंद करके उसके मुंह से एक नली लगा दी, और उस नली का नीचे गिलास के अंदर रख दिया, जिससे पता चल सके कि कुत्ता है उसकी लार कब स्रावित होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्या किया, और साथ में एक घंटी भी उन्होंने लगाई थी। अनुकूलन से पूर्व, यानी जो प्रयोग शुरू हो रहा था उस समय की बात है दोस्तों। ये यहां पर अनुकूलन नहीं हुआ है, अभी प्रयोग शुरू हुआ है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, भोजन रखा। जो कुत्ता क्या था, भूखा था, उसके सामने बाहर से भोजन दिखाया तो उसके लार शुरू हो गई, लार आनी क्या हो गई, शुरू हो गई। अब यहां पर दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने भोजन दिखाया, जैसे ही पावलोव ने भोजन दिखाया तो कुत्ते की लार आ गई या नहीं आई। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में क्या किया गया, या भोजन है, या भोजन को क्या कहा जाता है, यूसीएस, या अनानुबंधित उद्दीपक क्या है। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको एक एक याद रखनी है, अगर आप इनको लिखोगे तो याद हो जाएगी। और जो ये तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा उद्दीपक हो गया, ये अनुक्रिया हो गई, तो इसको तो कहते हैं यूसीएस, और अनुक्रिया जो स्वाभाविक अनुक्रिया हुई थी उसको क्या कहते हैं, यूसीआर, अनानुबंधित अनुक्रिया दोस्तों। यह था अनुकूलन से पूर्व, जैसे ही भोजन रखा कुत्ते के लार आ गई। नेक्स्ट क्या हुआ, जब अनुकूलन होने लगा, अनुकूलन के दौरान, अनुकूलन के मध्य क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब यानी वो घंटी की आवाज, और उसके साथ में क्या दिया गया, भोजन दिया गया, घंटी को बजाया गया और फिर भोजन पेश किया गया। तो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसको क्या कहते हैं, सीएस, यानी घंटी को क्या कहते हैं, सीएस कहते हैं। और स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसको क्या कहते हैं, यूसीएस। क्या कहते हैं दोस्तों, यूसीएस। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इनके कारण क्या हुआ था, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार है वो आ गई थी, और उसको क्या कहा जाता है, अनानुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि घंटी के साथ जैसे ही भोजन दिया गया तो क्या आ गई, लार आ गई। आगे हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, ये बार बार प्रक्रिया दोहराई गई, एक बार नहीं बहुत बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। उसके बाद अंत में अनुकूलन के बाद, जब अनुकूलन उसका हो चुका है, उसको पता चल गया है कि घंटी को, जैसे ही घंटी की आवाज आएगी उसके बाद उसके सामने भोजन आएगा। उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी ही बजाई गई,
सिर्फ घंटी बजाई गई, भोजन पेश नहीं किया गया, लेकिन उसके लार आ गई, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। जैसे ही घंटी बजाई उसके लार आना प्रारंभ हो गई। यह है दोस्तों किसका नियम है, आपके पावलोव का नियम, जिसे परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, नोट यहां पर क्या दिया गया है, अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय, अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी बजाई और घंटी के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया उसने की और लार उसके शुरू हो गई। अब दोस्तों देखते हैं इस सिद्धांत के उपनाम। इनसे जो उपनाम है, इनसे क्वेश्चन सीधा बन सकता है। तो पहला उपनाम है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों ये जो उपनाम है, इनसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ऐसे दे देंगे कि जैसे इससे हम देखते हैं, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया था? किसने दिया था? आईपी पावलोव ने दिया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों इसका शैक्षिक महत्व। पहली बात दोस्तों ये बताइए, आप सभी एक बार कमेंट करके बताएं सभी मित्र, कि जो ये हमारा सिद्धांत है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत या परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, ये है जो दोस्तों गेस्टाल्टवाद है या व्यवहारवाद का सिद्धांत है? कमेंट करके बताओ दोस्तों जल्दी से। एक बात आप सभी को दोस्तों, वीडियो को आप सभी है ना एक बार शेयर कर दिया करो, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, जो भी मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर अधिक से अधिक किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हमारे साथ जुड़ सके और इस प्रकार के नोट्सों का वो फायदा उठा सके दोस्तों। तो दोस्तों बता देता हूं आपको, जो पावलोव का सिद्धांत है परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत, यह व्यवहारवाद का सिद्धांत है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों इसका शैक्षिक महत्व क्या है। भय निवारण में सहायक, किसमें दोस्तों? भय निवारण के अंदर यह सहायक है दोस्तों। समाजीकरण में सहायक, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है। तो जो गणित से साथी है वो ध्यान रखें, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिवर्ती विकास में सहायक है और स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। तो ये शैक्षिक महत्व है और इनसे भी सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि पावलोव का सिद्धांत का महत्व है या महत्व नहीं है। 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही दे देंगे, एक ऑप्शन गलत दे देंगे, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे दोस्तों कोलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे सीधा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, वो पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, ये पहले ही मैं रेड कर देता हूँ, सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों कोलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक बोलो या फिर दोस्तों प्रतिपादक कोलर भी है, मैक्स वर्दीमर भी है, लेकिन मैक्स वर्दीमर को ज़्यादा माना जाता है। जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है दोस्तों, इसके प्रतिपादक की बात की जाती है तो मैक्स वर्दीमर को भी माना जाता है और कोलर को भी माना जाता है। प्रयोगकर्ता कौन थे? कोलर थे। प्रयोग किस पे किया? चिंपांजी पे, वनमानुष भी कहा जाता है और उसका नाम क्या था दोस्तों? सुल्तान नाम था, ये याद रखना है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया था। जो सहयोगकर्ता कौन थे दोस्तों? तो आपने ये पढ़ा होगा, कोलर, वर्दीमर, कोपका, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे। तो यहां पर कौन हो गए? कोपका सहयोगकर्ता थे। प्रतिपादन कब किया था? 1912 में। इसको प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों 1920 के अंदर। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आएगी दोस्तों, गेस्टाल्टवाद। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, पहली बात तो गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है दोस्तों, और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है वो होता है पूर्णाकार या पूर्णवाद। गेस्टाल्टवाद की बात की जाए तो पूर्णाकारवाद होता है और गेस्टाल्ट शब्द की बात की जाए तो पूर्णाकार होता है दोस्तों। मतलब क्या होता है इसका? इसका होता है संपूर्ण से अंश की ओर चलना दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसका सिद्धांत को हम दोस्तों। एक एक चीज है दोस्तों यहां पर लिख के लाया हूं मैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। समझना इस चीज को। गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा था कि जो सीखना है वो प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों गेस्टाल्टवादियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर देते हैं।
सूझ का सिद्धांत क्या है दोस्तों? सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार है जो कि समस्या का समाधान कर देते हैं। अब दोस्तों जो सिद्धांत था उसकी थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। थ्योरी के अंदर क्या है, उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चिंपांजी, जो सुल्तान नामक चिंपांजी था उन पर किया था। कोहलर ने क्या किया था? जो सुल्तान नामक चिंपांजी उसको बहुत दिनों तक भूखा रखा था दोस्तों। बहुत दिनों तक भूखा रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक एक कमरे में उसको क्या पैक कर दिया और कमरे की छत के ऊपर क्या कर दिया, उसने कुछ केले लटका दिए। केले लटका दिए तो चिंपांजी को उसके अंदर छोड़ दिया और उसके साथ एक बांस का यानी छोटा सा तख्ता समझ लो आप, यानी जैसे आपके बेड होता है उस साइज का या टेबल के साइज का वहां पे उन्होंने रख दिया। उसके जैसे ही चिंपांजी को अंदर छोड़ा तो चिंपांजी ने ऊपर देखा तो पता चला कि ऊपर कुछ है खाने को। तो पहले तो इधर से उधर घूमे और फिर उनकी एकदम नजर गई उस टेबल पे, बांस की टेबल पे, और उन्होंने ऊपर चढ़ के प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। फिर उन्होंने फिर प्रयोग किया तो उन्होंने केलों को प्राप्त कर लिया। दूसरी बार प्रयोग किया तो दूसरी बार में क्या किया कि 2 टेबल रख दी, छोटी छोटी 2 टेबलें रख दी और वही केले ऊपर लटकवा दिए और नीचे कर दिया। तो अब सूझ का सिद्धांत कैसे कहते हैं इसको, ये समझिए दोस्तों। अचानक कैसे उत्पन्न होता है? जैसे ही चिंपांजी ने क्या किया कि एक टेबल पर चढ़कर ऊपर लेने का प्रयास किया तो उन्होंने नहीं ले पाए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सूझ यानी दिमाग लगाया और दूसरी टेबल को पहली टेबल के ऊपर रख के ऊपर चढ़ के उस केलों को प्राप्त कर लिया। मतलब यहां पे क्या कहा गया है इस सिद्धांत में कि जो सूझ है वो अचानक उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत, सूझ द्वारा जो प्राणी सीखता है वो सबसे पहले जो समस्या है, जो परिस्थिति है, उसका अवलोकन करेगा, चित्र, और फिर क्या करेगा, उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया और अनुक्रिया करेगा दोस्तों। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। सूझ का जो सिद्धांत है ये, इसके अंदर बुद्धि को महत्व कैसे दिया गया है, क्योंकि सूझ का सिद्धांत, सूझ द्वारा अगर आप सीखोगे तो आपको बुद्धि की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? बुद्धि की आवश्यकता होगी। इसी कारण इस सिद्धांत के अंदर मस्तिष्क को सर्वाधिक क्या किया गया है, सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके शैक्षिक महत्व क्या क्या है। समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, समस्या है उसका पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है तत्पर होना। तीसरा है विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु। और चौथा है रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी दोस्तों। यह है किसका दोस्तों? आपके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको दोस्तों हम समग्राकृति का सिद्धांत या सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के में नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों इसकी ओर दी गई है कुछ कठिन विषय के लिए उपयोगी है, कला संगति साहित्य के लिए उपयोगी है। क्रो ने कहा था ये लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, ये ड्रेवर ने कहा था। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समस्या समाधान पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए और स्वयं खोज करके सीखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जिन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। और ऐसा सिद्धांत है जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लेकर आता ही है, चाहे बाकी सिद्धांतों से आए या ना आए, इससे क्वेश्चन सीधा आएगा और सिंपल है, बहुत अच्छी तरह समझोगे आप। जो जिन पियाजे थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इनके सहयोगी थे बारबेल इनहेल्डर। ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, संज्ञानवादी विकास का, इसलिए जिन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया यहां से। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जिन पियाजे को कहा जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, याद रखना, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन जो संज्ञान है, जो ज्ञान है, वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो कब प्राप्त होता है? यहां से संज्ञान कब प्राप्त होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो संज्ञान है वो कब होता है? शैशवावस्था से। जिन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया है। जो संज्ञान है, संज्ञान विकास है, उसको 4 अवस्थाओं के आधार पर समझाया था और इनसे ही सीधा क्वेश्चन आता है। पहली है दोस्तों हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी है दोस्तों? संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले देखते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। इसकी आयु 0 से 2 वर्ष यानी
जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है संवेदीपेशीय अवस्था। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। इस अवस्था में शिशु अपने संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो 2 क्वेश्चन कैसे, पहला है कि इंद्रिय जनित अवस्था किसको कहा जाता है, संवेदीपेशीय अवस्था को। किस अवस्था के अंतर्गत शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, संवेदीपेशीय अवस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों, वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैरों को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। तो किस अवस्था के अंतर्गत शिशु अपने हाथ पैरों को चलाता है, संवेदीपेशीय में, और संवेदीपेशीय अवस्था में, और बोलना भी सीख जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। उम्र इसकी रहती है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यहाँ पे पहली लाइन से क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है, किस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से ज्ञान ग्रहण करने लग जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे कार्यों में भाग लेना आदि कार्य प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। नेक्स्ट चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 12 वर्ष के मध्य वैचारिक अवस्था या चिंतन की तैयारी का काल भी इसको कहा जाता है। वैचारिक अवस्था या चिंतन की तैयारी का काल भी इसको कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तु तक ही सीमित रहता है। क्या होता है, इसके अंतर्गत जो चिंतन है उसकी शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन जो उसका चिंतन है वो मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता व असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने में योग्य हो जाता है। किस अवस्था में दिन, तारीख, वर्ष बताने लग जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी चौथी है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी आयु है 12 से 15 और 11 से 15 भी आपको बहुत जगह मिल जाएगी दोस्तों। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में किशोर है जो मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना है इस पे। आगे देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे का शिक्षा के अंतर्गत क्या योगदान रहा दोस्तों। जीन पियाजे का शिक्षा के अंतर्गत योगदान दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, और इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया किसने दिया, जीन पियाजे ने। शिक्षक के पद को महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है स्कीमा। स्कीमा क्या होती है, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की इसमें का जो स्कीमा है उसकी भांति बताया था। स्कीमा होती क्या है, मानसिक संरचना को व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसी लगी आपको आज की वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे वो अधिगम का जो नेक्स्ट भाग है हमारा वो देखेंगे। आप सभी से आशा रखता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।